प्लस देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस एनके मेहरोत्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। मेहरोत्रा साहब, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का बीड़ा उठाया है। करप्शन के कैंसर की सर्जरी करके करप्शन करने वालों की नाकों में नकेल कसने के लिए आपको लोग बेहद पसंद करते हैं। मायावती की पिछली सरकार में आपके अथक प्रयासों की वजह से मेहरोत्रा साहब कई मंत्रियों को अपनी कुर्सियां तक गंवानी पड़ गई। इस बड़ी मुहिम के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको मेहरोत्रा साहब, कितनी मेहनत की आपने इसके लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये अपने आप में एक अधिकारी के लिए पूरी सरकार से लड़ने जितनी मेहनत है, तो इसके लिए आपने इसको कैसे तैयार किया? किसी भी भ्रष्टाचारी मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट भेजना कोई आसान कार्य नहीं है जी। जब मैंने ये पाया कि मुझे तो खाली एविडेंस के आधार पर अपनी रिकमेंडेशंस भेजनी है और अगर किसी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रोसिक्यूट किया जाना है तो उसके लिए मेरी रिपोर्ट के बाद फिर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी जी। तो एक तरीके से जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं वो एक कलेक्शन ऑफ एविडेंस और उसके बेसिस पर अपना कंक्लूजन रिकमेंडेशन के रूप में मुख्यमंत्री को भेजता रहा। और अब उन सब में विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो गई है जी। अब विजिलेंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग्स आएंगी तब वो इसमें एफआईआर दर्ज करके चार्जशीट लगाएंगे। इसलिए मैं ये समझता था कि अगर मेरे पास किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो रहे हैं तो मुझे इसको छुपाकर नहीं रखना चाहिए और मुझे सक्षम अधिकारी मुख्यमंत्री को भेजना चाहिए। वही मैंने किया और उसका नतीजा ये निकला कि मेरे इस प्रयास से और मीडिया के प्रचार प्रसार से एक खौफ लोकायुक्त का उत्तर प्रदेश में राजनीतिज्ञों के मन में व्याप्त हुआ जी। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि दुश्मनाई बढ़ गई और लोग मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। वास्तव में ऐसा नहीं है। मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लेनेंट ने और मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एजेंसी से मिले हैं उसका मैंने केवल संकलन करके मुख्यमंत्री को भेजा है कि आप किसी कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से इसकी जांच कराइए। नहीं मेहरोत्रा साहब, ये बताइए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो लोकायुक्त की पावर को लेकर भी उठते हैं और अधिकार क्षेत्र को लेकर भी, क्योंकि आप तो मेहरोत्रा साहब केवल सिफारिश कर सकते हैं ना। उस सिफारिश को मानना या ना मानना तो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये तो आपके लिए मेहरोत्रा साहब एक बहुत बड़ी मजबूरी हुई। ये आपके लिए एक मजबूरी हुई ना मेहरोत्रा साहब, क्योंकि आपने जो सिफारिश दी उसको माना नहीं गया। कहिए इसको आप, या आप ये कहिए कि मैं भ्रष्टाचार को उजागर तो कर रहा हूं कम से कम। हाँ। और उस उजागर करने से देखिए आपने रिजल्ट सामने देख ही लिए कि उजागर करने से क्या रिजल्ट सामने आए। अब इससे आज की सरकार के मंत्रियों को एक सीख लेनी चाहिए कि अगर उनके भी कारनामे इसी तरह के हुए तो उनके भी कारनामे उजागर हो सकते हैं और उससे उनकी सत्ता पर असर पड़ सकता है। इसलिए उनके लिए एक कॉशन हो गया और मैं समझता हूं कि आज के जो मंत्री हैं वो भी काफी सावधानी से इसीलिए काम कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका ना आ जाए लोकायुक्त उनकी जांच करने लगे। एक इसका फर्क पड़ा, जनता में ये मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कोई डिफंक्ट लोकायुक्त नहीं है। जो 77 से लेके 2009 तक लोकायुक्त संगठन यूपी को कोई जानता भी नहीं था, तो कम से कम इतना तो हुआ कि अब जनता अपना दुखड़ा, अपनी शिकायत, अपनी पीड़ा लेकर मेरे सामने आने लगी जी। और उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मंत्रियों और विधायकों के विरुद्ध भी कोई एजेंसी है जो शिकायत सुन सकती है। इतना फर्क तो आया, इसको आप भी महसूस करते होंगे। नहीं, बिल्कुल फर्क तो आया है मेहरोत्रा साहब, लेकिन पिछली सरकार में कद्दावर मंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के राइट हैंड माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ आपने जांच की। बांदा समेत तमाम जगहों के कई मामलों में फौरी तौर पर नसीमुद्दीन और उनके परिवार वालों की भूमिका को आपने संदिग्ध पाया था और उनके खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश भी की थी आपने। लेकिन सीबीआई जांच तो तब होती ना जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी सीबीआई से जांच कराने का आग्रह करती। मायावती ने आपकी रिपोर्ट को डंप कर दिया। अखिलेश जी भी की जो सरकार है उसमें भी सूरत हाल बदले नहीं है। आपकी नीली जल्द वाली वो फाइल अखिलेश जी की केबिन में उनकी टेबल पर दाहिनी तरफ सबसे ऊपर रखी हुई है। तो आपकी रिपोर्ट का ऐसा बुरा हाल, ऐसा बुरा हश्र क्यों होता है मेहरोत्रा साहब? आप ईमानदारी से काम करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन नेता उस पर कान नहीं धरते। नेता उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन जो लेना चाहिए वो नहीं लेते।
तो ये तो आपकी मेहनत के ऊपर जो है, ये तो देखिए, पानी मैं गिर रहा है। इसको अभी बुरा हश्र नहीं कह सकता। उसका दो कारण हैं। जो 22 फरवरी को मैंने पहली रिपोर्ट भेजी थी, हाँ, हाँ। उस रिपोर्ट को उस समय जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। हाँ, उनके सचिव ने मुझे ये सूचना भेजी हाँ। कि आपका क्षेत्राधिकार इन पॉइंट पर लैग कर रहा है और आप कंप्लेनेंट को कंप्लेंट वापस कर दीजिए। जबकि लोकायुक्त अधिनियम में व्यवस्था ये है कि जो सक्षम अधिकारी है यानी मुख्यमंत्री, उनको निर्णय लेना चाहिए और मुझे संसूचित करना चाहिए। तो वो मामला मायावती जी का रिजेक्ट किया हुआ मामला नहीं माना जा सकता लीगली। ठीक है। इसलिए मुझे दोबारा रेफर बैक करना पड़ा सक्षम अधिकारी को, जब तक सक्षम अधिकारी बदल गए थे। और जब मैंने दोबारा रिपोर्ट भेजी तो नसीमुद्दीन जी ने हाईकोर्ट में उसे चुनौती दे दी। इसलिए वर्तमान मुख्यमंत्री को एडवोकेट जनरल की राय के लिए रेफर करना पड़ा। और एडवोकेट जनरल ने उस पर अभी तक अपनी राय नहीं दी है। कारण क्या है मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। ठीक है। दूसरी जो मैंने रिपोर्ट भेजी है, तो उसमें जब मेरी कोई रिपोर्ट जाती है तो मेरे एक्ट में लिखा है कि सक्षम अधिकारी उसे एग्जामिन करके निर्णय लेगा और उसके लिए उसके पास एक्ट में 3 महीने का समय रहता है। मैं 3 महीने से पहले उनसे नहीं पूछ सकता या राज्यपाल जी को कोई विशेष रिपोर्ट नहीं भेज सकता, क्योंकि स्टेट्यूटरी टाइम है 3 महीने का। ठीक है। इसलिए अभी कुछ ये कहना कि मुख्यमंत्री जी ने उसे देखा नहीं या कोई एक्शन नहीं लिया या कूड़े में डाल दी या निष्प्रभावी कर दिया, हाँ, हाँ। ये उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ। एक बात जरूर है कि पहली जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने नसीमुद्दीन को छोड़कर बाकी सबके बारे में तो निर्णय 24 घंटे 48 घंटे में लिए। तभी तो सवाल वो उतनी त्वरित गति से निर्णय वर्तमान मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं हो पा रहे जी, उतनी त्वरित गति से निर्णय अखिलेश जी के यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। मेहरोत्रा साहब, आप कानून के जानकार हैं, जो कह रहे हैं वो सही ही होगा आपके हिसाब से। चलिए अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त को मिले अधिकारों से आप संतुष्ट हैं? मैं कई गांवों में गया, लोगों से बातचीत की, ज्यादातर आम लोगों के लिए जस्टिस मेहरोत्रा उनके बहुत बड़े हीरो हैं साहब। करप्शन के कैंसर की सर्जरी करके करप्शन करने वालों की नाकों में नकेल कसने के लिए आपको लोग बेहद पसंद करते हैं। दिखता भी है कि आप बहुत कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन जो अधिकार आपको मिले हैं मेहरोत्रा साहब, क्या वो काफी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जनता त्वरित परिणाम चाहती है। हाँ। जनता, मैं जहां जहां जाता हूं जनता मेरे से यही कहती है जो सवाल आप उठा रहे हैं, और हमसे भी ये कि कहती है। आपने इतनी रिपोर्ट भेजी, हमसे क्या भी ये हुआ, कहती कोई भी जेल नहीं गया। लेकिन मैं समझाता हूं कि देखो जेल जाने में टाइम लगता है। सही बात है। अब मुझे जितनी पावर प्रक्रिया है, थी मैंने पूरी अपना काम कर प्रक्रिया दिया। का तो पालन करना ही अब पड़ेगा ना। इसका क्रिमिनल एजेंसी जैसे विजिलेंस, सीबीआई वगैरह, हाँ। जब इसमें एफआईआर करेंगी, हाँ। तभी कुछ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि अगर ये विजिलेंस या कोई एजेंसी मेरे अंडर में कर दी जाती तो मैं उनसे जल्दी इसकी इंक्वायरी कंक्लूड करा के और अब तक एफआईआर करा देता। ठीक बात है। मेरे सुपरविजन में अगर काम करती, वो पावर मुझे नहीं मिली है। मैं फिर प्रस्ताव मैंने तैयार कर लिया है। हाँ। और वर्तमान मुख्यमंत्री जी को शीघ्र वो प्रस्ताव भेजने वाला हूं कि उसमें बहुत सारी ऐसी पावर जो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में हैं, हाँ। वो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त को भी दें, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में ये बात है कि लोकायुक्त संस्था को हम मजबूत बनाएंगे। और मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता भी हुई थी और वो इस बात पर सहमत भी हैं। ठीक है। हो सकता है जल्दी इसमें कोई कार्रवाई हो। जी मेहरोत्रा साहब, अधिकारों वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा था आपसे क्योंकि आप किसी व्यक्ति विशेष को जब हाजिर होने का नोटिस भेजते हैं, समन भेजते हैं, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देता, नोटिस के बावजूद वो आना तक गवारा नहीं करता। ऐसे जटिल हालातों में लोकायुक्त असरदार तरीके से काम कैसे कर पाएगा मेहरोत्रा साहब? आप जिससे पूछताछ करना चाहते हैं वो आपको ठेंगा दिखा देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही जो है चीजों को डिले करता है। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने में संतोष इसलिए करता हूं कि जितनी मुझे पावर विधायिका ने दी, हाँ। मैंने उस पावर में काम किया। हाँ। मैंने अपने क्षेत्राधिकार को एक्सीड नहीं किया है। ठीक है, बिल्कुल मुझे सही इस है। बात का बहुत बड़ा संतोष है। ठीक है। अगर मैं अपने क्षेत्राधिकार से बढ़ के काम करता तो न्यायालय अब तक मेरी रिपोर्ट को सेटिसाइड कर देते। हाँ, हाँ। लेकिन किसी भी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश ने हाँ। अभी तक मेरी किसी भी रिपोर्ट में कोई भी नुक्ताचीनी या कोई भी आक्षेप नहीं किया है, न कोई सेटिसाइड करी है। ठीक बात मुझे इस बात का बहुत संतोष है। मुकदमे तो मेरे ऊपर 23 दाखिल हो चुके हैं, जिसमें मुझे पार्टी बनाया गया है सारे मंत्रियों द्वारा जो पुराने मंत्री थे। लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली और मुझे आशा है कि शायद सफलता मिलेगी भी नहीं। जब उन्हें अपनी रिपोर्ट सेटिसाइड कराने में सफलता नहीं मिली है,
तो अब उन्होंने मेरे जो एक्ट जिसमें मेरा टर्म बढ़ाया गया उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया है। और उनका प्रयास ये है कि मैं किसी तरह से लोकायुक्त के पद से हट जाऊं तो उन्हें शायद संतोष मिल जाए, लेकिन शायद अब उनकी इस आशा पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि जब मैंने इतना काम किया है तो अगर कोई भी लोकायुक्त बैठेगा तो उसे इतना काम करना मजबूर होगा और जनता उसे मजबूर कर देगी कि वो भी काम करे। बिल्कुल। और भ्रष्टाचारी पकड़े जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अब कोई भी लोकायुक्त आए तो इस काम को न करे आगे। नहीं, ठीक बात है कि आपने जो लाइन खींची है अब उस लाइन से बड़ी लाइन ही खींचनी पड़ेगी, यानी ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक अलग तरीके का सवाल पूछता हूं आपसे, ईमानदार जवाब की उम्मीद अब और भी बढ़ गई है मेहरोत्रा साहब, क्योंकि काफी देर से आप पूरी ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। मायावती जी की पिछली सरकार और अखिलेश जी की मौजूदा सरकार में फर्क क्या देखते हैं आप? फर्क हर लिहाज से, गवर्नेंस के नजरिए से, लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से, नेताओं के चरित्र के हिसाब से, लोगों के परसेप्शन के नजरिए से, आपका जो परसेप्शन है मल्होत्रा साहब उसके नजरिए से भी क्या कोई फर्क है मायावती जी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार में? कि मायावती की सरकार 5 साल रही और वर्तमान सरकार शायद 5 महीने ही अभी पूरे कर पाई है, 5.5 महीने। हाँ, हाँ। तो किसी के 5 महीने किसी के 5 साल से तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है। अगर आप मायावती जी के पहले 5 महीने की तुलना इनके 5 महीने से करें तो मैं कुछ जवाब दूं। हाँ। तो दोनों एक से पाए जाएंगे। लेकिन जरा इनको भी कुछ समय हो जाने दीजिए। हाँ। कुछ शिकायतें अगर इनकी आती हैं तब तुलना का मौका आएगा। अभी तो वो स्थिति नहीं आई है कि हम पलड़ा बराबर करके देख सकें। ठीक बात है। अच्छा, मुझे बताइए मल्होत्रा साहब कि अब इंटरव्यू का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, जो आपने हमसे वक्त दिया था वो वक्त खत्म हो गया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करने का वक्त हो गया है। आप पहली बार समाचार प्लस पर लाइव इंटरव्यू में आए, दिल से बहुत सारी बातें कही। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईमानदारी और जी तोड़ मेहनत भ्रष्टाचारियों के ऊपर गाज बनकर गिरेगी। आप यूं ही करप्शन के कैंसर को जड़ से मिटाने के लिए ऑपरेशन करते रहें। समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से आपकी ईमानदार कोशिशों के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां मल्होत्रा साहब। बहुत सारा काम आपको करना बाकी है। मैं आभारी हूं कि आपने कम से कम मुझे ईमानदार तो समझा, इसके लिए बहुत आभारी हूं। नहीं, आप ईमानदार हैं साहब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस एनके मल्होत्रा साहब। तो ये थे उत्तर प्रदेश के लोकल जस्टिस एनके मल्होत्रा साहब, जिन्होंने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दिल खोलकर बातचीत की। हम आपकी नेक नियति और ईमानदारी की सराहना करते हैं साहब, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी जस्टिस मल्होत्रा का एक खास इंटरव्यू पसंद आया होगा। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला जारी है।